नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय और हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। मेरा नाम अनुपम है और ये मेरा यूट्यूब चैनल पर एमए फाइनल में जो हमारे पृथ्वीराज रासो से संबंधित अंश कैमासवध जो लगा हुआ है उस पर ये आज हम अंतिम बात करेंगे और फिर हम नए कवि और नई यूनिट को शुरू करेंगे। चूँकि बहुत अभी हमें काफ़ी कुछ करना और यूनिट कवर करना बाकी है, इसलिए हम बीच में से कुछ अंश को छोड़ते हुए आज हम कैमास वध के जो अंतिम कुछ छंद है उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से हमने पृथ्वीराज रासो पे बहुत चर्चा की है। जो मुख्य प्रश्न बनते हैं आप जानते ही हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता, पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य, कैमासवध की काव्यगत विशेषताएं, व्याख्या का प्रश्न बनेगा। छोटे सवाल बहुत सारे हैं। चंद्रबरदाई कौन था, चंद्रबरदाई किसके हाथ में अपनी पुस्तक कंप्लीट करने के लिए देके गए, और तमाम जो भी आप परीक्षाओं के प्रश्न देखेंगे तो 2-2 नंबर के तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और पृथ्वीराज रासो जो है वह कितना जो है ऐतिहासिक है, इन सब को लेकर जो सवाल बनते हैं वो उस पर सब पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम व्याख्या का ये अंश देख लेते हैं और फिर अगली जब कक्षा हमारी होगी इस छठे पेपर के लिए, तब हम जो है दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तो 39वां छंद है कैमासवध का, जो माता प्रसाद जी गुप्त द्वारा पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में है। चलऊ भट्ट सेवक होई सतह, जऊ बोलऊ त हतु तुह मतः, जब राय जानई समूह हुआ, तब अंग मंग समर दुहिन हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने कैमास का वध कर दिया है और वह उसकी जो गाड़ना, जो उसके शव को गाड़ रहा है और पूरा मतलब उसकी पत्नी जो है वो शव लेना चाहती है और वो चंद से जो है वो गुहार लगाती है कि मुझे कम से कम मेरे पति का शव तो जो है सौंपा जाए। और उसी तरह की बात जो पिछले अंश में हमने की थी हो रही थी। और अब जो है वो पृथ्वीराज जो है वह चंद से बात करता है और वो कहता है कि जो है कन्नौज जो है चलना है और जो है मैं तुम्हें साथ अपने लेकर चलूँगा। तो वो क्या कह रहा है पृथ्वीराज चौहान, चलो भट्ट सेवक होई सतह। पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि हे भट्ट चंद, मैं तुम्हारे साथ सेवक बनकर चलूँगा। आपको पता ही है जयचंद ने शर्त रखी थी कि भाई अगर पृथ्वीराज चौहान आएगा वहाँ पर स्वयंवर में तो सेवक बनकर आएगा और द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा वो रह सकता है। अपमानजनक वो शर्त थी और उसी की बात को जो है यहाँ पृथ्वीराज चौहान उसको कह रहा है चंद को, चलो भट्ट सेवक होई सतहु, हे भट्ट चंद मैं तुम्हारे साथ सेवक बनकर चलूँगा। जब बोले उते हत्तु तू मत, यदि मैं उस समय कुछ भी बोलूँ तो मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। यानी जो है मैं बिल्कुल तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि जब मैं वहाँ सेवक के रूप में चलूँगा तो मैं कुछ भी जो है नहीं बोलूँगा, ये मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ। कौन? पृथ्वीराज चौहान जय जो अपने चंद है उसकी जो है सौगंध खाकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ सेवक बनकर चलूँगा और वहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करूँगा, यह जो है मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कह रहा हूँ। जब राय जाने समूह, तब अंग मऊ समर दुहिन भू। पर जब राजा जयचंद मेरे सामने आएगा, जानेगा और अगर युद्ध करेगा, जब राजा जाने ही समूह, यानी वो राजा जो जयचंद है वो मेरे सम्मुख आएगा और युद्ध अगर करेगा, तब अंग मऊ समर दुहनी हो, तब मैं दोनों भुजाओं से फिर युद्ध करूंगा या युद्ध को ओढ़ लूंगा। ओढ़ लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फिर जयचंद अगर जो है फिर अपने उस स्वरूप में आया, अगर वह युद्ध के लिए आया तो फिर मैं भी जो है दोनों भुजाएं लेकर युद्ध
करूँगा, यानी फिर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी पृथ्वीराज हूँ, तो मैं फिर जो है पीछे नहीं हटूँगा। दो ही कंठ लगी है, 40वां छंद है। दो ही कंठ लगी है, गहन नयने जल गल ना हो। दोनों यानी वो चंद और पृथ्वीराज दोनों गले मिले इस बात पर, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। दो ही कंठ लगी है गहन, बहुत गहरे, मतलब बहुत कसकर गले लगना जो होता है दोस्तों का। तो दोनों चंद और पृथ्वीराज दोनों जो है बड़ी घनिष्ठता से, दो ही कंठ लगी है गले मिले, नयने जल गल नहानो, और उनके आंखों से अश्रुधारा ऐसे बहने लगी कि जैसे उन्होंने जल से स्नान कर लिया हो, जैसे उन्होंने उस पानी से स्नान कर लिया हो, यानी इतने भावुक हो गए थे। तो ये जब पृथ्वीराज के चरित्र की अगर हम बात करें तो वीरता के साथ साथ ये भावुक पक्ष भी सामने आता है उनका, कि वो जब चंद से उनकी मित्रता और घनिष्ठता का भी इसको पता चलता है कि एक कितना बड़ा सम्राट जो है कवि से कितना जो है, लेखक से कितना स्नेह रखता था। अब जीवन वंशी है अधिक कही, कवि कौन सयानु। पृथ्वीराज ने कहा कि हे कवि तुम ही कहो, अब जयचंद के द्वारा अपमानित होने पर कौन समझदार व्यक्ति अधिक जीवन की इच्छा करेगा। अब जीवन वंशे अधिक, कौन जीवन की अधिक जीने की इच्छा करेगा। कही कवि कौन सयानो, तुम ही बताओ कवि कौन जो है ऐसा चाहेगा। यानी अगर मनुष्य के जीवन में उसको अपमानित होना पड़ जाए, उसका मान सम्मान ना हो, तो फिर ऐसा जीवन जीकर मतलब ही क्या है। यानी ऐसे जीवन को जीने से कोई मतलब नहीं है। 41वें छंद में क्या कहते हैं कवि, अब उपाय सूझई एक संचय। पृथ्वीराज ने कहा अब मुझे एक उपाय सूझ रहा है। क्या, सुनी कवि मरणु टरेउ नव रंचेउ। हे कवि सुन, मरना कभी नहीं टलता है। यानी जो मृत्यु, जो हमारी पुरानी फिलोसॉफी है जो ये बताती है कि काल और वो समय निश्चित है और प्रत्येक मनुष्य का जीवन और मरण निश्चित है, तो वैसे ही यहाँ पर पृथ्वीराज भी कह रहा है कि मरना किसी का जो है वह टल नहीं सकता, वो अटल है। समर तीर्थ गंगा जल संचय, रण तीर्थ तथा गंगा में जल का खींचा है वे हमें बुला रहे हैं। यानी जो युद्ध भूमि जो है वह हमको बुला रही है। रण तीर्थ और गंगा में जो जल है वह हमें बुला रहा है। समर तीर्थ गंगा जल संचय, अवसर अब सपंग धर नचियो। इस अवसर पर हम कन्नौज की भूमि पर युद्ध का कौशल प्रदर्शित करेंगे। समर्थित गंगा जल से, ये जो गंगा जल हमको बुला रहा है, ये जो रणतीर्थ हमको बुला रहा है, इस अवसर पर हम कन्नौज की भूमि पर अपना रण कौशल जो है पग धर नचू, नाचते हुए, मतलब उत्साह उमंग से हम युद्ध का जो कौशल का प्रदर्शन करेंगे, रोते हुए नहीं। वो देखिए युद्ध का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, वहाँ रोते हुए आदमी नहीं जाता है युद्ध पे जा रहा हूँ। नृत्य की, जैसे एक नर्तक नृत्य करता है, कितना उत्साह कितनी उमंग उसमें होती है, वही पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि मैं जब युद्ध करने जाऊंगा तब मैं भी जो है वह उत्साह और उससे जो है वो करने जाऊंगा। 42वें छंद में कवि क्या कहते हैं, आनंद कवि चंद जिय नृप किय संच विचार, मन गरु सिर हरऊ हई जीवन हरऊ सिर भार। कवि चंद में आनंदित हुआ कि राजा पृथ्वीराज ने एक सच्चा विचार किया, यानी कम से कम मैंने एक बात जो है सच्चे विचार की। क्या, उसने जान लिया कि इस समय पृथ्वीराज का मन जो है वह बड़ा हो गया है और उसका सर जो है वह हल्का हो रहा है, जीवन हल्का और महत्वहीन हो रहा है, और कंधों पर जो भार है वो उसको उतार फेंकना चाह रहा है। आनंद कवि चंद जी है, कवि चंद का जो हृदय है वो आनंद से सरोबार हो गया। वो जो पिछले जो रात की घटना थी उसके बाद माहौल पूरा ही वैसा हो रखा था, और अचानक से चंद को लगा कि राजा का जो है, क्योंकि ऐसा ही होता था कि जो हाकिम होते हैं, जो राजा महाराजा बड़े
लोग पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका स्वभाव देखकर बात की जाती है। जब वो खुश होते हैं तभी उनके सामने कोई डिमांड और ऐसी बात रखी जाती है, और क्रोधित होते हैं तो जो उनके अनुचर हैं वो भी दूर दूर ही रहते हैं। पता है कि साहब लोग अभी गुस्से में हैं या अभी नाराज़ हैं या अभी खुश नहीं हैं, तो उस समय वो डिमांड भी नहीं करते। तो कवि चंद ने ये देखा कि राजा पृथ्वीराज चौहान अभी एक विचार कर रहा है, और वो जो है वो अभी उतनी उस पिछली रात के उस संकट और उस गंभीरता में नहीं है, अभी इतना वो जो उसने अपने महत्वपूर्ण सामंत को मारा था। आनंद कवि चंद जी नृप किए संच विचार, तो उसने विचार किया कि इस समय जो है कोई बात करनी चाहिए। मन गऊ सिर जीवन सरऊ सिर भार, और जो है वो पृथ्वीराज अपने सिर का कोई बोझ उतार कर जैसे बात कर रहा है, हटाना चाह रहा है, वैसी उत्कंठा उसको हो रही है। अंतिम छंद में क्या कहते हैं, अपो कवि कै मास सतीय सय संची रहू। कवि ने कैमास के शव को उसकी स्त्री को अर्पित किया और सती का मत संचरित हुआ, और वो जो शव था कैमास का, वह जो है कवि ने यानी चंद ने जो है वह उसका शव लेकर कैमास की पत्नी को सुपुर्द किया, और सतीय सय संचय, और जो सती का मान होता है, जो सती का एक व्रत होता है, वह जो है उसका संचार हुआ, यानी वह जो है कंप्लीट हुआ। मरण लग विधि हतु तथु कवि उचरे, तब कवि ने कहा, तथु कवि उचरे, तब कवि ने उचरे उच्चारण करना कहना, तब कवि ने जो है कहा मरण लग विधि हतु, यानी मरण और लग्न, लग्न यानी या विवाह, वह विधाता के हाथ में होता है। और ऐसी बात तुलसीदास जी भी अपने कविता में कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यानी हानि लाभ जीवन मरण ये जितनी तमाम तरह की चीज़ें होती है, यह विधि के हाथ में यानी ईश्वर के हाथ में होती है। ये हमारी एक भारतीय मान्यता रही है कि हम जो है भाग्यवादिता की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है हमारा, तो ये हम सब चीज़ें जो मानते हैं कि वो ईश्वर और भाग्य से मिलती है, वही लाइन थी जो कविचंद अपने हिसाब से कह रहे थे, और उसके कुछ सैकड़ों सालों बाद तुलसीदास ने अपनी तरह से कहा, मरण लग विधि हत तथु कवि उच्चार। मरना और विवाह जो है वह विधि के हाथ होता है, ऐसा कवि ने जो है कहा। धरी वरु पंगु प्रकट अरु थऊ विंडई, हम भले ही पंग धरा कन्नौज राज की भूमि पर प्रकट होंगे और अरिथट शत्रु सेना को विखंडित करेंगे, यानी अब वो जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो है वह शत्रु सेना को जो है वो समाप्त करेंगे, और वहाँ उस कन्नौज की धरा पर वो प्रकट होंगे। इत उपहास विलास न प्राण पमु टिहई, यहाँ रहकर उपहास सहन करते हुए और विलासों में अपने प्राणों को नहीं छोड़ेंगे, यानी यहाँ अब नहीं रहेंगे, यहाँ से चलेंगे वहाँ पर, चाहे युद्ध हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे काल का सामना करना पड़े, लेकिन वो सब उससे बेहतर होगा कि यहाँ बैठकर उपहास का पात्र बनने से अच्छा है कि वहाँ जाकर जयचंद से अगर युद्ध भी हो जाए तो रणभूमि में लड़ते हुए जान गंवाए। ये क्षत्रिय आदर्श थे पुराने ज़माने में कि मान अपमान की परवाह करते थे और उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे देते थे। तो चंद्र यही कह रहे हैं कि यहाँ रहकर सुरक्षित रहना, अपने राज्य में अपनी राजधानी में सभी सुरक्षित है, वहाँ रहकर उस सुरक्षित रहने से और विलासी जीवन जीने से ज़्यादा बेहतर है कि उस चैलेंज को जो है पूरा किया जाए, और वहाँ जाकर जो है वह युद्ध करते हुए भी भले अगर प्राण चले जाए तो कोई इसकी जो बात नहीं है, लेकिन कम से कम अब जो है समय निर्णय लेने का है। तो इस तरह से जो है हमने कैमासवत पर और पृथ्वीराज चौहान पर जो चर्चा की, आज हम उसको विराम देना चाहते हैं, और आगामी कक्षा में जो है हम वह आपसे नए कवि पर जो है वह चर्चा करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, उनका जीवन परिचय, उन पर क्या प्रश्न बनते हैं, इन सब का जो है हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने आज हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जो है निरंतर थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारी तैयारी जो है परीक्षा तक काफ़ी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।